गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न उपागमों के बारे में हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से उपागम हैं, कि किन किन आधार मतलब कि क्या किन किन सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि पाठ्यक्रम निर्माण का समान केंद्रित एक केंद्रित संकेंद्रीय उपागम या संकेंद्रीय विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाता है उसको हम देख चुके थे। उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और उसकी समीक्षा की थी कि भाई उसमें क्या कमियां हैं, ऐसी क्या बातें हैं, क्योंकि समान केंद्रित विधि यानी कि हम एक बार संक्षेप में उसे वापस समझ लें कि उसमें एक ही केंद्र बिंदु होता है विषय वस्तु का, बस उसको आयु के साथ में उसका क्षेत्र या उसका विस्तार क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि विषय वस्तु में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है, बस बालक की आयु विकास क्रम की बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर इसमें विस्तार होता चला जाता है। उसका जो विषय वस्तु की जो कंटेंट मैटर जो है, विषय वस्तु की जो सामग्री है, सिर्फ उसमें विस्तार होता चला जाता है। अर्थात यहाँ पर यह है कि ना तो बालक का कोई पूर्व ज्ञान निर्मित होता है ना, न तो पूर्व ज्ञान निर्मित होता है, न ज्ञान पूर्ण होता है। यानी कि इसके माध्यम से, इस संकेंद्रीय विधि के माध्यम से जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो बालक के ज्ञान के भंडार को पूर्ण नहीं कर पाता या उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाता है। बालक को पूर्ण जानकारी या जानकारी का अभाव इसके अंतर्गत देखा जा सकता है या माना जाता है। आज हम अगले उपागम के बारे में बात करेंगे, वो है कालक्रम विधि। कालक्रम विधि या उपागम, ठीक है। कालक्रम विधि या उपागम कि कालक्रम विधि यह वह विधि है जिसके माध्यम मतलब इस विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। कुछ विचारकों का, इतिहासकारों का ऐसा मानना है। अब बात समझने की कि कालक्रम विधि क्या है, तो हम शुरुआत करते हैं। कालक्रम विधि जो है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, काल प्लस क्रम से मिलकर बनी है। अर्थात इस विधि को काल क्रम के आधार पर इसका शाब्दिक अर्थ को देखा गया, जिसका अर्थ था, काल का अर्थ है समय और क्रम यानी कि निरंतरता। काल यानी कि समय और क्रम यानी कि निरंतरता। अर्थात कि कालक्रम विधि का जो वास्तविक अर्थ हुआ वो है समय की निरंतरता। समय की निरंतरता यानी कि समय की निरंतरता को के आधार पर, यानी कि समय को क्रम के अनुसार एडजस्टमेंट, क्रम के अनुसार रखते हुए बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये कालक्रम विधि का शाब्दिक दृष्टिकोण से अर्थ समझे तो ये समय की निरंतरता इस विधि के अंतर्गत ध्यान में रखी जाती है। अब इस विधि के जो समर्थक थे या इस विधि के बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा, तो सबसे पहले हम रूसों के बारे में अध्ययन करेंगे कि रूसों ने इसके बारे में क्या कहा है। रूसों ने हर प्रकार की शिक्षा के लिए, हर प्रकार की शिक्षा के, हर प्रकार की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट
समय होता है एक विशिष्ट समय होता है जिसका विधिवत पालन करना चाहिए। हर प्रकार की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट समय होता है, यानी कि हर प्रकार की शिक्षा हर किसी समय में, हर किसी स्थान पर, हर किसी तरह से नहीं प्रदान की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट समय होता है, क्योंकि उसमें बालक की आयु, स्थान का मतलब उसकी क्षमताओं, इन सभी को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। इसीलिए यहाँ रूसो का मानना है कि हर समय, हर स्थान पर, हर प्रकार से हम हर तरह की शिक्षा हर बालक को प्रदान नहीं कर सकते हैं। बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए उसकी आयु, योग्यता, क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए एक विशिष्ट समय शब्द इसके लिए उन्होंने उपयोग में लाया है कि विशिष्ट समय ही होता है जिसका कि विधिवत पालन करना अनिवार्य है, अगर आप वास्तव में बालक को कुछ सिखाना या समझाना चाहते हो। तो यहाँ पर इसीलिए मतलब कि कार्यक्रम विधि की का समर्थन इस परिभाषा से या इस बात से, विचारों से समझ में आता है कि रूसो का विचार था कि काल के क्रम यानी कि समय की निरंतरता, क्योंकि वो हर समय हर तरह की शिक्षा बालक को नहीं दी जा सकती, अर्थात उस क्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इतिहास में भी वही चीज महत्व रखती है कि हर कोई भी घटना हर किसी समय नहीं बताई जा सकती। उसके लिए आवश्यक है कि बालक के मतलब कि किसी घटना को विशिष्ट जो भी घटना है और हर मतलब कि एक क्रम के अनुसार उस घटना को बालक के इतिहास के अंतर्गत संकलित किया जाना चाहिए। आप रैंडमली कुछ भी उठाकर कैसे भी अगर उसको रखते हो तो उससे जुड़ी आसपास की घटना, जैसे कि हमने बात तो करनी है, हमने 1465 की घटना की और हम इसके पहले हमने 1524 की बात करी। अब 1524 में जो घटना घटित हुई उसका अप्रत्यक्ष संबंध इससे था। अब इसको जब हमने बताया ही नहीं तो उसके अर्थ को बालक समझ ही नहीं पाएगा, या वो अर्थ इतिहास जो संकलित किया गया है उसके लिए कोई प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि प्रमाण भी कहाँ पर है जो आपने क्रम में पहले इसको समझाया बताया ही नहीं। तो कहने का मतलब कि एक विशिष्ट मतलब हर एक का अपना एक विशिष्ट समय होता है, उसी स्थान पर उसी समय पर वो चीज प्रस्तुत की जानी चाहिए। अगली बात आती है पेस्कोलॉजी की बात को हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि रूसो और पेस्कोलॉजी दोनों ही प्रकृतिवादी थे, अर्थात ये प्रकृति के अनुसार कहने इनका मतलब ये था कि बालक को उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उसकी प्रकृति के विपरीत उसे सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात उसे स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर पेस्कोलॉजी जो स्वयं एक प्रकृतिवादी थे, प्रकृतिवादी परंपरा के समर्थक थे, उन्होंने इस संबंध में कार्यक्रम विधि के संबंध में क्या कहा है, संपूर्ण इतिहास को संपूर्ण इतिहास को विभिन्न स्तरों में
विभिन्न विभिन्न स्तरों में विभाजित कर देना चाहिए। कर देना और प्रत्येक स्तर की पाठ्य वस्तु और प्रत्येक स्तर की पाठ्य वस्तु अलग अलग होनी चाहिए। पेस्टोलॉजी की इस परिभाषा या इन विचारों को अगर हम देखते हैं तो कालक्रम विधि के बारे में इनके विचार स्पष्ट हमें समझ में आते हैं। उसके अनुसार संपूर्ण इतिहास को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर देना चाहिए, यानी कि इतिहास को विभिन्न स्तरों में। स्तर कौन से होंगे? जैसे कि हमने कहा प्राचीन काल, विभिन्न कालों में विभाजित किया है। प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। ठीक है ना? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये जो है इतिहास का एक तरह से कहा जाए कि संपूर्ण विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता, किया कर देना चाहिए। क्यों? कि प्राचीन काल का अपना इतिहास है, जिसकी की प्रारंभिक अवस्था से लेकर विकास का एक अलग तरीका क्रम था। मध्यकाल में शासन की व्यवस्थाएं बदली, उनमें सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण में बदलाव आया, तो यहाँ की ये जो व्यवस्था थी ये एकदम भिन्न थी। और आधुनिक काल में और अधिक परिवर्तन आया, विकास का क्रम और अधिक बदला, तो उसके अनुकूल एकदम से कहा जाए कि सामाजिक शासकीय सभी दृष्टिकोण से यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये कि पेस्टोलॉजी ने जो कहा है वो यही है कि विभिन्न स्तरों में विभाजित कर देना चाहिए और प्रत्येक स्तर की पाठ्य वस्तु अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक स्तर की पाठ्य वस्तु, जैसे प्राचीन काल में तो प्राचीन काल के, है ना, मानव की उत्पत्ति या अतीत का इतिहास, अतीत को जाने, जो हमारी क्लास इसमें स्टार्टिंग जहां से है वहां से आती है, यहाँ पर फिर अतीत को जाने, अतीत का इतिहास, फिर बाद में पाषाण काल, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मतलब एक में स्टेप स्टेप कर करके, और इसके भी यानी कि प्राचीन काल की विषय वस्तु जितने समय तक को हमने प्राचीन काल के अंतर्गत रखा है, उनको भी अलग अलग कर देना चाहिए। यानी कि प्रत्येक स्तर की जितनी भी विषय वस्तु है, मध्यकाल को जहां से लेके जहां तक माना गया है, वहां की जितनी भी विषय वस्तु, उस बीच की जितनी भी विषय वस्तु है, हर एक को अलग अलग भागों में विभाजित कर देना चाहिए। यही कालक्रम विधि है। अर्थात इनके आधार पर अगर हम कालक्रम विधि को समझें तो, क्योंकि हर चीज को समझने का, अगर दूसरों की बात को करते हैं तो हर बात को समझने का एक विशिष्ट समय होता है। अब आप चाहते हो कि हम मुगल काल को समझाएं, ठीक है ना, मुगल काल को हम समझाना चाहते हैं, तो मुगल काल से पहले की घटनाओं को हमें समझाना होगा। अगर हम इसे नहीं समझाएंगे तो मुगल कालों को, मुगलों का भारत में आना, उनका भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना, सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास करना, ये सभी चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे, बालक उन्हें नहीं समझ पाएगा। अर्थात हमें उसकी प्रारंभिक जानकारी उसे प्रदान करनी होगी। अर्थात कि अगर हम कालक्रम के अनुसार विभाजन करने की बात करते हैं तो हमारा जो आता है वो, जैसे
वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य, राजपूताना, मौर्य काल, राजपूत काल, फिर बाद में आता है सल्तनत, फिर आता है मुगल, ब्रिटिश और फिर आधुनिक। अगर हम रूसो और पेस्टोलॉजी की बात करते हैं, पेस्टोलॉजी की बात करते हैं कि इतिहास को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके और उसकी पाठ्य वस्तु को अलग अलग भागों में विभाजित कर देना चाहिए। ये चीज आपके सामने है जिसको कि हमने अलग अलग स्तरों में विभाजित किया और हर एक की पाठ्य वस्तु आपके सामने, आपको पता है, आपको पढ़ते आते हैं, आपको मालूम है कि कौन सी किस तरह की उत्तर वैदिक काल में क्या थी, वैदिक काल में कौन कौन सी विषय वस्तु है, कौन कौन से पाठों को हम पढ़ते हैं। फिर बाद में मौर्य वंश, मौर्य काल के अंदर कौन कौन से वंशों के या कौन से राजवंशों के बारे में हम पढ़ते हैं और उनकी जानकारी जिनके सबको अलग अलग और चैप्टर्स में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, कि जैसे राजपूत काल में है तो चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान हुआ, उसके बाद में जितने भी अन्य शासक हुए उनके बारे में महाराणा प्रताप, कुंभा आदि को हम अलग अलग उसके अंतर्गत समझाते हैं। यानी कि एक साथ राजपूत में सभी को एक साथ नहीं देते, हम उनको अलग अलग उसमें, यानी कि वो अलग अलग प्रकरण या विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। यही है कालक्रम विधि। यानी कि एक बार फिर समझिए कि कालक्रम विधि वह विधि है जिसमें संपूर्ण इतिहास को क्या है, कालक्रम विधि वह है जिसमें संपूर्ण इतिहास को काल के क्रम के अनुसार, समय के क्रम के अनुसार विभाजित किया जाता है। ठीक है, कालक्रम वह विधि है जिसके अंतर्गत संपूर्ण इतिहास को समय के क्रम के अनुसार विभाजित किया जाता है, वही विधि कालक्रम विधि है। समय के क्रम के अनुसार, क्योंकि प्रारंभिक काल में जो लिखित इतिहास जो हमारे पास प्राप्त होता है वो वैदिक काल से प्राप्त होता है, या यूं कहा जाए कि भारत का अपना भारतीय इतिहास जो है जिसकी शुरुआत वैदिक काल से मानी जा सकती है। तो क्योंकि लिखित में जो अवशेष हमें प्राप्त है वो इसी काल के हैं। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, फिर मौर्य काल, फिर राजपूत, सल्तनत, मुगल, ब्रिटिश आदि, यानी कि समय के अनुसार इनको समझा और पढ़ा जा सकता है, वही कालक्रम विधि है। इस विधि के गुण क्या है, क्योंकि ये बालक को अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह विधि वह विधि है जो कि बालक को क्रम के अनुसार सरल से कठिन की ओर लेकर जाती है, उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाती है। क्योंकि बालक ज्ञात वर्तमान में जानता है और उस ज्ञात से उसको अज्ञात की ओर लेकर जाती है जिसके बारे में वो जानता नहीं है, लेकिन उसकी प्रारंभिक जानकारी जो बिल्कुल बेसिक जानकारी वहां से अगर शुरू किया जाता है तो निश्चित है बालक को वह चीज सरल अनुभव होती है। इसीलिए कालक्रम विधि के गुण क्या है, या इनको यूं कहा जाए कि इसकी समीक्षा हम देखते हैं तो ये बालक के या इतिहास को प्रभावी या रोचक बनाने के लिए किस
प्रकार से अपना योगदान दे सकती है। तो सबसे पहला जो इसके अंतर्गत है यह है रोचकता। रोचकता इसमें बेशक पाई जाती है। यस, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत बालक के सामने संकेंद्रीय विधि की तरह एक ही विषय वस्तु बार बार नहीं दोहराई जाती है, बल्कि यहाँ पर नई विषय वस्तु का बालक के सामने विषय वस्तु रखी जाती है, जिससे कि उसमें रुचि निरंतर रूप से बनी रहे। क्यों? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो शिक्षा तभी संभव है जब बालक को उसमें रुचि बनी रहे। तो कालक्रम विधि इस रुचि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है नवीनता। नवीनता, चूंकि जैसे संकेंद्रीय विधि है, एक समान केंद्रीय विधि है, उसके अंतर्गत एक ही विषय वस्तु बार बार दोहराई जाती है, जिससे कि उसमें कहना चाहिए कि कुछ नवीनता उसे नहीं होती, केवल उसकी विषय वस्तु का विस्तार क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कालक्रम विधि के अंतर्गत, क्योंकि काल के क्रम के अनुसार इतिहास को बांटा गया होगा, उसी के पैथोलॉजी की परिभाषा को के दृष्टि से समझे तो उसमें कि उसकी उस विषय वस्तु को फिर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अर्थात बालक के सामने निरंतर रूप से नवीन विषय वस्तु आती रहती है, जो कि रोचकता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कक्षा अनुशासन। कक्षा अनुशासन यानी कि कक्षा का अनुशासन निरंतर रूप से बना रहता है। क्यों? क्योंकि जब बालक के सामने नई चीज आ गई, दोबारा वही चीज रिपीट नहीं होगी, तो निश्चित है कि सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। जब दोबारा रिपीट होती है तो वो छात्र जिनका बौद्धिक स्तर अन्य सभी छात्रों से ज्यादा अच्छा है, तीव्र बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि हम बालक कह सकते हैं, उनके लिए वो फिर दोबारा वही चीज रिपीट होना उनके लिए एक अरुचिकर वातावरण को उत्पन्न करता है, उनको बोरियत होने लगती है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? अब निश्चित है कि उनको वहां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो आसपास के अपने छात्रों को परेशान करेंगे, छेड़ेंगे, मस्ती करेंगे, बात करेंगे, जिससे कि अनुशासनहीनता की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हर समय एक नई विषय वस्तु आती है, अर्थात हर बालक को अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। वो अपने आप अनुशासित रहता है, फिर उसको मस्ती करना, बात करना ये सब को सुझाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई नई चीज है जिसके बारे में उसे जानकारी हासिल करना। इसीलिए यह कक्षा अनुशासन में भी अहम भूमिका निभाता है। और नेक्स्ट आ जाता है विस्तृतता। विस्तृत ज्ञान, ठीक है ना। विस्तृत ज्ञान की जहां तक बात आती है, चूंकि यहाँ पे इतिहास को जैसे इतिहास है, इसको विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है। अब इनको भी अलग अलग भागों में और विभाजित किया गया, और फिर इनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। तो ऐसे में यहाँ एक विस्तृत जानकारी बालक के सामने प्रस्तुत करता है। इसीलिए इसका जो गुण है या इसकी विशेषता यही है कि इसमें विस्तृत ज्ञान संभव होता है। निश्चित है कि अगर इन पॉइंट्स को हम देखते हैं तो कालक्रम विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि हमें सुझाई दिखाई देती है। लेकिन एक ही विधि, क्योंकि कोई भी तथ्य या कोई भी जो जैसे विधि है वो उपयोग में कब आएगी? जब उसकी समीक्षात्मक सही संपूर्ण क्षेत्रों में समीक्षा की जाए, उसकी समालोचनात्मक विचार उसके ऊपर किया जाए। तो जिन लोगों जो इस विधि के समर्थक थे, उन्होंने अपनी बात को रखा कि इसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या इस विधि को अपनाने से किस प्रकार के लाभ हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कि इसमें कुछ आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, उन्हें इसमें कुछ कमियां नजर आई कि जिसकी वजह से यह विधि अरोचक या अप्रभावी विधि मानी गई थी, जिसमें इसके दोष। आलोचकों ने इनके दोषों को किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहली बात थी शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन। शिक्षा के
सिद्धांतों का उल्लंघन, यानी कि शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उनका इसके अंतर्गत उल्लंघन किया जाता है, यानी कि उनकी पालना या उनकी अनदेखी इसके अंतर्गत की गई है। शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं? सरल से कठिन, ज्ञात से सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, जैसे जितने भी शिक्षा के सिद्धांत हैं उनकी यहाँ पर अनदेखी की जाती है। क्यों? कि यहाँ पर विभिन्न कालों में विभाजित किया जाता है, उसके आधार पर हर बार नवीन विषय वस्तु बालक के सामने आती है। तो फिर ज्ञात से अज्ञात वाली बात यहाँ पर नहीं पालन होती है, सरल से कठिन वाली बात यहाँ पे पालन नहीं होती है, क्योंकि क्रम के अनुसार जो विषय वस्तु आ रही है हमें उसे लेना ही है। अगर उसके बाद की विषय वस्तु सरल है पर हम उसको पहले नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह काल के क्रम के अनुसार उसी स्थान पर आ रही है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की यहाँ पर अनदेखी की जाती है या उनका पालन यहाँ पर नहीं किया जाता है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है पुनरावृत्ति का अभाव। पुनरावृत्ति का अभाव यानी कि ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है या सत्य है कि बालक को यदि कोई ज्ञान शिक्षा हम देना चाहते हैं तो एक बार दे लेने के बाद में अगर उसे दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी तो वो बालक को कतई याद नहीं रहेगी। जैसे अमूमन आप इसका अनुभव आप लोग स्वयं करें कि जब आप बालकों को जब विद्यालयों में शिक्षा देने जाते हैं तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं या हमारे जो ग्रामीण इलाकों में हैं जो माता पिता अशिक्षित है वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। तो ऐसे में बालक को टीचर विद्यालय से कुछ भी पढ़ाकर भेज रहा है, उसका ड्रिलिंग उसकी रिपीटेशन विद्यालय के बाद घर पर नहीं होती है, और जब उसकी रिपीटेशन नहीं होती है तो दूसरे दिन जब 24 आवर्स के बाद में बालक जब उस शिक्षक के संपर्क में आता है तब तक वो सारा कुछ भूल चुका होता है। तो ऐसे में ये चीज हमारे साथ भी है कि जो चीज आप लोगों ने जैसे फर्स्ट ईयर का है आप लोगों ने जो पढ़ा वहां रह गया, अब उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, कोई भी बात नहीं है, और आपका सेकेंड ईयर का कोर्स चल रहा है। अब यहाँ पर कल को यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आपको इतनी तारीख से आपको एग्जाम स्टार्ट है, अब आपके पास स्टडी का टाइम नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अगर कुछ भी याद नहीं है, अर्थात याद क्यों नहीं? क्योंकि रिपीटेशन नहीं हुआ। इसीलिए पुनरावृत्ति का अभाव इसके अंतर्गत पाया गया है, क्योंकि एक विषय वस्तु जो एक बार पढ़ ली उसका रिपीटेशन दोबारा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वो चीज बालक भूल जाता है, उसकी याद उसे नहीं रहती। तीसरी बात यहाँ पर आती है रोचकता का अभाव। रोचकता का अभाव इसमें माना जाता है। क्यों? कि हर बार एक नई विषय वस्तु आती है तो बालक किसी से जुड़ने लगता है, किसी विषय या तथ्य से वो जुड़ने लगता है, उसमें उसको रुचि आने लगती है और उसके आगे कुछ बढ़े उससे पहले कोई नई चीज उसके सामने आ जाती है। अर्थात आप उसे पुनः वापस एबीसीडी से उस विषय से संबंधित उस काल उस शासक से वापस प्रारंभ से उसे पढ़ना होता है। तो कहने का मतलब इसमें हर बार एक नई विषय वस्तु सामने आती है। तो इसके समर्थक कहते हैं कि जब नई विषय वस्तु आती है तो वो बालक के लिए रुचि उत्पन्न करती है, और जो इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं उनका कहना यह है कि ये रोचक नहीं है, क्योंकि बार बार एक नई विषय वस्तु आती है और जैसे बालक किसी एक विषय वस्तु से जुड़ने लगता है उसमें उसकी रुचि उत्पन्न होने लगती है, इतने में तो नई विषय वस्तु बालक के सामने आ जाती है जो कि बालक के रुचि को समाप्त करती है। इसीलिए यह एक अरोचक विधि भी मानी गई। लेकिन यहाँ पर यह बात अवश्य है कि इन सब जो कहना चाहिए कि आलोचनाओं के बाद भी सभी समर्थ इतिहासकारों ने इस विधि को महत्वपूर्ण या बहुत उपयोगी माना। लेकिन उसके लिए बशर्त यह है कि कुछ सावधानियां हैं उनको अगर ध्यान में रखकर
पाठ्यक्रम के निर्माण में एक महत्व उपयोगी विधि मानी जा सकती है। तो अगली जो पॉइंट आता हमारा, ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि इसमें ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, किन किन बातों को ध्यान में देना, ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला है पूर्ण व स्पष्ट जानकारी, पूर्ण व स्पष्ट पूर्ण व स्पष्ट जानकारी, यानी कि यहाँ पर कार्यक्रम विधि के अनुसार अगर पाठ्य वस्तु विषय वस्तु को संकलित किया जाता है तो उस बात में इस बात को ध्यान रखा जाए कि उसमें संपूर्ण जानकारी उसमें संकलित हो, कोई पक्ष ना छूटे कि जिसकी वजह से उससे संबंधित कोई जानकारी उसके लिए कोई तथ्य प्रस्तुत ना कर सके या उसकी अस्पष्टता या अधूरी दिखाई दे। दूसरी बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे युद्ध हुआ था, जिस समय मुगलों ने आक्रमण किया था उस समय युद्ध हुआ था, अरे कब हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था या पंजाब और इसकी दिल्ली की सीमा पर हुआ था, अरे कहाँ हुआ था, ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। तो अगर ये चीज स्पष्ट होगी तभी बालक को उसमें रुचि आएगी, अन्यथा युद्ध हुआ था पता नहीं कब हुआ था कौन जाने। वैसे भी इतिहास में यह है कि सन याद नहीं रहते हैं, तो जब सन याद नहीं रहते हैं तो हम किसी घटना के बारे में बहुत दावे के साथ हम नहीं बात कर पाते। तो यही बात यहाँ पर आती है कि पूर्ण और स्पष्ट जानकारी अगर नहीं है तो इतिहास अपना महत्व अपने आप खो देता है। इसीलिए इसको इस विधि का उपयोग करते समय अगर स्पष्ट और पूर्ण जानकारी दी जाए तो ये विधि एक उपयोगी और प्रभावी रूप प्राप्त कर सकती है। दूसरी बात आती है मुख्य विशेषताओं को सम्मिलित किया जाए। मुख्य विशेषताओं को सम्मिलित किया जाए, ठीक है। मुख्य विशेषताओं को सम्मिलित किया जाए क्योंकि हर काल की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जिनको सम्मिलित किया जाना आवश्यक होता है। जैसे मुगल काल की प्रमुख विशेषता क्या है कि उस समय की, जैसे हम स्थापत्य या वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो स्थापत्य के बहुत सारे उदाहरण, ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, बुलंद दरवाजा है, ये क्या है, ये मुगल काल की स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। तो हमें इस चीज को स्पष्ट किया जाना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है वहां का नगर नियोजन, यानी कि ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि उस घटना, उस काल, उस क्रम के विषय में स्पष्ट और पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगली बात आती है प्रत्येक काल की मुख्य समस्याओं का चयन। मुख्य समस्याओं का चयन, समन्वित शिक्षा। मुख्य समस्याओं का चयन यानी कि शिक्षा को प्रभावी और आकर्षक, विषय वस्तु को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए उसकी मुख्य जो समस्याएं हैं उनका चयन किया जाए और उसे बालक के सामने प्रस्तुत किया जाए। पूर्वाग्रहों से रहित, पूर्वाग्रहों से रहित, इसमें किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह पर आधारित विषय वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाए। अर्थात कि आपकी या लेखक की या जो संकलन करता है उनके उसमें किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह उसमें सम्मिलित नहीं होने चाहिए। अगर पूर्वाग्रह सम्मिलित होते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप उसमें उस विषय वस्तु के संकलन में न्याय नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इस विधि का उपयोग करते समय इन सावधानियों का अगर हम उपयोग करें या इनको
ध्यान में रखें तो निश्चित है कि हम इसे एक आकर्षक और प्रभावी विधि बना सकते हैं, उपयोगी विधि बना सकते हैं। आप आज की बात मैं यही समाप्त करती हूँ। हम कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कालक्रम विधि और सकेंद्रीय विधि में क्या अंतर है इसके माध्यम से भी दोनों विधियों को समझेंगे। आज का हमारा होमवर्क है कालक्रम विधि इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण में इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण में कालक्रम विधि के कालक्रम विधि के उपयोग को स्पष्ट, ठीक है। इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण में कालक्रम विधि के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। अपनी इस प्रश्नों को आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकलिए और बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।